उन लोगों की कतार में शामिल होते हुए जो शार्क, पक्षियों और डॉल्फिन पर मोसाद एजेंट होने का आरोप लगाते हैं। कुछ प्रमुख स्पेनिश लोगों ने सुझाव दिया है कि इजराइल मोरक्को से स्यूटा में प्रवेश करने वाले 70,000 से अधिक प्रवासियों के बड़े पैमाने पर आक्रमण के पीछे था। लेकिन इस हफ्ते एक बार फिर अपनी ही सीमाओं का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर इजराइल के आंतरिक संघर्ष चरम पर पहुंच गए हैं। वो बेवकूफी भरा आरोप और भी ज्यादा दुखद रूप से हास्यास्पद हो जाता है। मैं इलाना मिजेल डायमंड हूँ, इजराइल लॉ एंड लिबर्टी फोरम की कार्यकारी निदेशक, और ये है बेसिक लॉ। तो आतंकवाद को रोकने के लिए बनाए गए कानून को इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए स्थगित कर दिया कि इसके लागू होने से अपूरणीय क्षति हो सकती है। इस कानून पर सुनवाई, जिसे आम बोलचाल में शीयर हजाज कानून कहा जाता है, नवंबर के लिए निर्धारित है। लेफ्टिनेंट शीयर हजाज 22 साल की 2017 में मारे गए 4 सैनिकों में से एक थीं, जब फादी अल कुनबर 27 साल के, जो जबल मुकाबर के निवासी थे, ने यरूशलेम के अरमोन हनात्सिव प्रोमेनेड पर कैडेट्स के एक समूह पर ट्रक चढ़ा दिया था। 13 और लोग घायल हो गए थे। उनके नाम पर यह कानून नागरिकता और इजराइल में प्रवेश कानून में एक संशोधन है। और ये कानून ये करता है कि ये गृह मंत्री को जूदिया और सामरी या गाजा के फिलिस्तीनियों को निवास या ठहरने की अनुमति देने से रोकता है। वे निवासी जो आतंकवादी अपराधों के दोषी पाए गए हैं, सक्रिय आतंकवादी कार्यकर्ता या उनके परिवार के सदस्य। पिछले जुलाई में पारित हुआ था और महीनों की नौकरशाही, देरी और रोक के बाद विशेष रूप से परिवार दंड के मुद्दे पर इसे लागू किया जाना तय था। ये उससे एक दिन पहले आया जब कानून लागू होने वाला था। अब जो लोग इजराइल के बाहर सुन रहे हैं, और शायद यहाँ भी कुछ लोगों के लिए ये विचार ही कि कोई कानून किसी अपराधी के परिवार के सदस्यों को दंडित कर सकता है, अजीब लगता है, शायद अन्यायपूर्ण भी। और आज मैं इस संशोधन के इर्द गिर्द चल रहे विवाद के दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करना चाहती हूँ, खासकर उस व्यापक बहस के संदर्भ में जिसे परिवार पुनर्मिलन कहा जाता है। ये जटिल है। ये इजरायली समाज के भीतर किसी बुनियादी चीज से जुड़ा है और इजरायली इसे अस्तित्व से जोड़कर देखते हैं। मैं किसी विशेष नीति पर अपनी राय नहीं देने वाली हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको ऐसी जानकारी देगा जिससे आप और अधिक पढ़ सकें, खोज सकें, और आज जो दृष्टिकोण आप सुनेंगे उन पर बहस कर सकें। तो परिवार पुनर्मिलन 2003 से पहले एक इजरायली नागरिक जो गाजा या यहूदा और सामरिया के किसी फलस्तीनी से शादी करता था, वो सामान्य निवास प्रक्रिया के माध्यम से अपने जीवन साथी को प्रायोजित कर सकता था। 1993 से 2003 के बीच अनुमान है कि लगभग 1,30,000 फिलिस्तीनी इजरायल में दाखिल हुए और परिवार पुनर्मिलन के जरिए या तो इजरायली निवास या नागरिकता का दर्जा प्राप्त किया। 2003 में दूसरी इंतिफादा के चरम पर, जिसमें 1,000 से अधिक इजरायली मारे गए, जिनमें 120 से अधिक बच्चे भी शामिल थे, नेसेट ने एक अस्थायी सरकारी आदेश को कानून का रूप दे दिया। इस आदेश ने यहूदा और सामरिया और गाजा से आने वालों के लिए नागरिकता और निवास व प्रवेश की अनुमति देने को सीमित कर दिया। और एक बात के संशोधन में कई दुश्मन देशों को भी शामिल कर लिया गया। ये कानून गृह मंत्री को ये विवेक देता है कि वे व्यक्तिगत रूप से जांचे गए और कम सुरक्षा जोखिम वाले मामलों में नवीनीकरण योग्य अपवाद जारी कर सकते हैं। तो इसमें एक निश्चित उम्र के जीवन साथी, बच्चे, चिकित्सा उपचार, वर्क परमिट शामिल है। ये कानून, जैसा कि मैंने कहा, नागरिकता और इजरायल में प्रवेश का कानून है। इसे 2021 तक हर साल नवीनीकृत किया गया था और फिर 2022 में इसे नए सिरे से कानून बनाया गया। कोहेलेट पॉलिसी फोरम के शोध के अनुसार 2003 से 2020 तक लगभग 48,000 स्वीकृत अपवाद थे। उन्होंने इसका अनुमोदन दर 54% आंका। अब कई वर्षों से इजरायल के राजनीतिक दक्षिणपंथ में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि सबूतों से लगता है कि परिवार पुनर्मिलन की दूसरी पीढ़ी, यानी वे बच्चे जो उनके यहाँ पैदा हुए, जो इस तरह से यहाँ आए, वे इजरायल में आतंकवादी गतिविधियों में असमान रूप से शामिल हैं। अमित हलेवी के अनुसार, जो उस शीयर हजाज कानून को पेश करने वाले नेसेट सदस्य हैं जिस पर हम वापस आएंगे, ये भी एक दावा है जिसका समर्थन खुफिया डेटा करता है। अब ऐसे आंकड़े हैं जिनकी ओर कानून के समर्थक इस चिंता के प्रमाण के रूप में इशारा करते हैं, और हम बहुत सारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने वाले हैं जिसे आप खुद जाकर देख सकते हैं। तो इजरायल हायोम अखबार द्वारा 2021 में की गई एक जांच, जिसमें उन्होंने 2001 से 2016 तक के सुरक्षा प्रतिष्ठान के आंकड़ों का उपयोग किया है, पाया गया कि परिवार एकीकरण की दूसरी पीढ़ी के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जनसंख्या हिस्सेदारी से 3 गुना अधिक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। और यरूशलेम के मामलों में
ये संख्या विशेष रूप से 12 गुना थी। मई 2021 में लोड, रामले, याफो और एकर में हुए दंगों के बाद अराई इसराइल नामक एक पैरवी करने वाला समूह ने लोड और रामले से 120 से अधिक गिरफ्तारी फाइलों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि यहूदी नागरिकों या सुरक्षा बलों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लगभग 60% लोगों और जिन पर वास्तव में आरोप तय किए गए उनमें से 63% के माता पिता परिवार एकीकरण के जरिए आए थे। नेगेव में, जहां पर भी कानून प्रवर्तन और आतंक की चुनौतियां बहुत ज्यादा रही हैं, पत्रकारों ने वर्षों से बेदुइन आबादी के फिलिस्तीनीकरण को लेकर चिंता जताई है। फिर से परिवार एकीकरण के परिणाम स्वरूप, जिसमें बेदुइन आबादी ने शत्रुतापूर्ण फिलिस्तीनी समुदायों की महिलाओं से शादियां की हैं, अब जो कुछ वंशावली की चर्चा जैसा लगता है, असल में वो विचारधाराओं की चर्चा है। अब अनुभवजन्य डेटा ये सुझाव देता है कि इन क्षेत्रों से परिवार एकीकरण के माध्यम से आने वाले लोग हिंसक विचारधाराओं का समर्थन करते हैं, भले ही वे जरूरी नहीं कि खुद हिंसा कर रहे हों। इसे देखने के लिए आपको दूर देखने की जरूरत नहीं है। दिसंबर 2023 में फिलिस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च के एक सर्वे में पाया गया कि गाजा और वेस्ट बैंक के 72% फिलिस्तीनियों ने कहा कि हमास का 7 अक्टूबर का हमला सही फैसला था। 2 साल बाद अक्टूबर 2025 के सबसे हालिया सर्वे में ये संख्या अपनी उच्चतम सीमा से कम हो गई है, लेकिन अभी भी 50% से ऊपर है और खास तौर पर गाजा में फिर से बढ़ रही है। सर्वे में शामिल लोगों में से भारी बहुमत यहूदा और सामरिया में 85% और गजा में 55% हमास को निरस्त्र करने का विरोध करते हैं, भले ही ये युद्ध समाप्त करने की शर्त ही क्यों ना हो। और सशस्त्र संघर्ष अब भी आगे बढ़ने का रास्ता है, जो बातचीत और शांतिपूर्ण जन प्रतिरोध दोनों से बेहतर माना गया, खासकर यहूदा और सामरिया में। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र से आने वाले प्रवासी के इन विचारों के साथ आने की संभावना बेहद ज्यादा है, और ये संभावना भी उतनी ही ज्यादा है कि वे इन्हें अपने परिवार में आगे बढ़ाएंगे। ये नीति निर्माताओं के सामने ये सवाल छोड़ देता है कि उन्हें कितना जोखिम उठाना चाहिए। तो आमतौर पर इन पारिवारिक परमिट्स के लिए अधिक सख्त रुख अपनाने का सुरक्षा पक्ष यही है। और फिर जब हम प्रतिवादों पर जाएंगे, उससे ठीक पहले हम जनसांख्यिकीय पक्ष का भी जिक्र करेंगे। इज़राइल में यहूदी बहुमत बनाए रखना राज्य की भौतिक सुरक्षा और उसके चरित्र दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2021 में जनसांख्यिकी विशेषज्ञ अर्नोन सोफर ने एक बार फिर ये अनुमान दोहराया कि बिना किसी रोक टोक के प्रवेश और इज़राइल के भीतर प्राकृतिक अरब जनसंख्या वृद्धि के साथ मिलकर यहाँ अगले 60 वर्षों के भीतर यहूदी बहुमत समाप्त हो जाएगा। किसी भी अन्य देश की तरह इज़राइल को अपने सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा करने का अधिकार है, और ये तय करने का भी अधिकार है कि विदेशी किन शर्तों पर प्रवेश कर सकते हैं। अब इन सीमाओं के आलोचक इस मामले को बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं, और वे व्यक्तिगत अधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक जीवन के अधिकार को एक मौलिक संवैधानिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका हर इजरायली नागरिक हकदार है। इसके अलावा कानून के आलोचक कहते हैं कि इसका सबसे ज्यादा असर इजरायली अरबों पर पड़ता है, क्योंकि वे ही हैं असल में वे सभी जो उन इलाकों के अरबों से शादी कर रहे हैं जिन पर ये वीटो कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः लागू होता है। हर आवेदक की जांच करते हुए इजराइल को अपनी सुरक्षा चिंताओं और समानता व मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में इस नागरिकता कानून की 3 बार जांच की है, जिनमें अब तक 2 बार इसे सिर्फ 1 वोट के मामूली अंतर से 6 के मुकाबले 5 वोटों से लागू रहने दिया है। 2006 में जो पहला मामला था, उसमें यह सवाल था कि न्यायाधीशों को लगा कि किन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, अगर कोई हुआ तो, और कानून के पीछे जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं थीं, उन्हें कितना महत्व दिया जाना चाहिए। अंततः अदालत ने यह माना कि विवाह के अधिकार और समानता के अधिकार का कोई भी उल्लंघन उचित था, क्योंकि जो लोग प्रवेश की मांग कर रहे थे वे ऐसे क्षेत्र से आ रहे थे जो युद्ध की स्थिति में था या इजराइल के साथ अर्ध युद्ध की स्थिति में था। साथ ही राज्य अपवाद भी दे सकता था। दूसरे शब्दों में, भले ही इजरायली नागरिकों के लिए संवैधानिक अधिकार दांव पर लगे हों, कभी-कभी आवश्यकता और सुरक्षा दुखद रूप से इन अधिकारों को दरकिनार करने की मांग करती है ताकि जानें बचाई जा सकें। इस बीच मुख्य न्यायाधीश अहरोन बराक की अल्पमत राय थी कि ये कानून संवैधानिक अधिकारों का अनुपातहीन रूप से उल्लंघन करता है और इसलिए इसे अमान्य कर देना चाहिए। उन्होंने पिछले मामलों का हवाला दिया।
इस संतुलन में मानवाधिकारों को पूर्ण संरक्षण ऐसे नहीं मिल सकता मानो आतंक का कोई अस्तित्व ही न हो, और राज्य की सुरक्षा को भी पूर्ण संरक्षण ऐसे नहीं मिल सकता मानो मानवाधिकार हो ही नहीं। एक नाजुक और संवेदनशील संतुलन की आवश्यकता होती है। यही लोकतंत्र की कीमत है। ये महंगा है, लेकिन इसके लायक है। 2012 में एक अलग 11 न्यायाधीशों की पीठ के सामने अदालत ने फिर से इस चुनौती को सुना और लगभग उसी अंतर से मूल रूप से वही परिणाम निकाला, 6 बनाम 5, जिसमें एक न्यायाधीश भी शामिल थे जो अल्पमत में चले गए थे। इस समय बराक अब अदालत में नहीं थे, तो बहुमत की राय ने उनकी ही एक पंक्ति को उद्धृत करते हुए शुरुआत की। मानवाधिकार राष्ट्रीय आत्महत्या का नुस्खा नहीं है। अब नागरिकता और प्रवेश कानून 2022 से फिर से अदालत में है, जिसमें याचिकाकर्ता इसे पूरी तरह से पलटने की मांग कर रहे हैं, जो कि चगाई संशोधन से अलग मामला है, जिस पर हम अभी बात करने वाले हैं। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई कि कौन और कैसे फैसला करता है, यही इजराइल की सबसे बड़ी कानूनी बहसों की मुख्य कड़ी है। और रूढ़िवादी कानूनी दृष्टिकोण से ये अदालत के संदिग्ध अधिकार के साथ हस्तक्षेप करने और सुरक्षा तथा जनसांख्यिकीय चिंताओं को उतना महत्व न देने का भी एक केस स्टडी है, जितना कई लोग सोचते हैं कि देना चाहिए था। बिल्कुल, जो लोग अब तक अदालत के अल्पमत वाले पक्ष से सहमत हैं, वे इसे बिल्कुल विपरीत रूप में देखते हैं। ये मुद्दा सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है, और शीर हजाज कानून के मामले में हम और भी कठिन हित संतुलन को तौल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ मामला दर मामला आंका गया पति पत्नी का पुनर्मिलन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि परिवार के सदस्यों को परमिट रद्द करने या अस्वीकार करने की संभावना भी है, जिनमें से कुछ लोग यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं और यहाँ बस गए हैं। ये ऐसा लगता है जैसे पश्चिमी नैतिकता और आपराधिक कानून अपराध से निपटते समय मूल रूप से इसका विरोध करते हैं। असल में आप आसानी से बाइबल से भी इसका उदाहरण दे सकते हैं। हमें यहूदी भविष्यवक्ताओं से ये सीखने को मिलता है कि बेटा पिता के पापों के लिए दंडित नहीं होगा और ना ही पिता बेटे के पापों के लिए दंडित होगा। दूसरी ओर, जब आपके सामने एक आतंकवादी हो जिसे ना तो जेल का डर है, ना चोट का और ना ही मौत का, ऐसी कौन सी चीज है जो उसे इजरायलियों की हत्या करने के फैसले से पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है? जब पारंपरिक आपराधिक सजाएं उस व्यक्ति को नहीं रोक पाती जो मरने के लिए तैयार है, जब जिंदगियां दाव पर लगी हों, क्या राज्य को फिर भी उसकी परिवार को स्वैच्छिक विशेषाधिकार और लाभ देने चाहिए? जीवन का अधिकार भी एक मानव अधिकार है। अपने नागरिकों की रक्षा करने का राज्य का अधिकार बुनियादी है। सवाल ये है कि जब खतरा उस व्यक्ति से जुड़े किसी व्यक्ति से आता है जिसने आतंकवादी कृत्य किया है, तो ये अधिकार राज्य को क्या करने की अनुमति देते हैं? अधिकार आधारित दृष्टिकोण इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इजराइल की सुरक्षा को कैसे बनाए रखता है? और अगर दूसरी ओर हम एक ऐसे युद्ध की स्थिति में हैं जो विशेष उपायों को उचित ठहराती है, तो फिर एक समाज के रूप में हम उस सीमा को कहाँ रखना चाहते हैं? मेरे पास यहाँ कोई शानदार जवाब नहीं है, लेकिन मैं ये चर्चा उठाना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, और मैं बस कुछ विचार साझा कर सकती हूँ जो मैंने इस पर सोचते हुए किए थे, फिर से किसी खास नीतिगत रुख अपनाए बिना। सबसे पहले, जैसा कि हमने उल्लेख किया, अपनी सीमाओं में प्रवेश को नियंत्रित करने का अधिकार किसी भी राज्य की संप्रभुता में निहित होता है। राज्यों के पास आमतौर पर यह व्यापक अधिकार होता है कि वे तय करें कि कौन उनके क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और किन शर्तों पर। और अन्य लोकतांत्रिक देशों ने, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के आधार पर प्रवेश पर व्यापक प्रतिबंधों को भी बरकरार रखा है। और अगर हम वास्तव में मुद्दे पर आना चाहें, हम यही याद कर सकते हैं कि इजरायली यहूदियों का फिलिस्तीनी नियंत्रण वाले क्षेत्रों या कानून में उल्लिखित अन्य देशों जैसे सीरिया या ईरान की सीमाओं में कहीं भी स्वागत नहीं किया जाता। दूसरा, आतंकवाद के लिए आम अपराधों से अलग उपायों की आवश्यकता हो सकती है। यह एक ऐसा कृत्य है जिसे विशेष रूप से लोगों के बड़े समूहों को प्रभावित करने के लिए उनके रोजमर्रा के जीवन में डर और दर्द भरने के इरादे से किया जाता है। आतंकवादी के लिए उसके प्रत्यक्ष पीड़ित एक बड़े संदेश को पहुंचाने का माध्यम होते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को खदेड़ना, डराना, धमकाना और पूरे समुदाय को चोट पहुंचाना होता है। वो ये कृत्य एक समुदाय के नाम पर करता है और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाता है, और यही बात आतंकवाद को एक सामान्य अपराध से अलग बनाती है और कई मायनों में ये युद्ध के कृत्य के ज्यादा करीब होता है। अब युद्ध में देश किसी सैन्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ हद तक अनुषंगी क्षति को सहन करते हैं, अगर वो अनुपातिक हो। आतंकवाद से लड़ने के लिए कुछ हद तक सामूहिक दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है, न कि केवल व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर। और ये सवाल उन समाजों में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जहां परिवार, कबीला और सामुदायिक पहचान विशेष रूप से शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। तीसरा, जब बात परिवार के सदस्यों तक आती है तो ये बातचीत बहुत कठिन हो सकती है।
क्योंकि हम एक पश्चिमी व्यक्तिगत अधिकारों के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। लेकिन तर्क दिया जा सकता है कि केवल यही सोच का ढांचा आतंकवाद या पश्चिम में बड़े पैमाने पर प्रवासन जैसी घटनाओं का सामना करने में संघर्ष करता रहा है, न कि सिर्फ इजराइल में। समस्या ये है कि व्यक्तिगत रूप से सही ठहराए जा सकने वाले अधिकारों की मांगें मिलकर अन्य व्यक्तियों के अधिकारों के लिए सामूहिक खतरा बन सकती हैं। सबसे बुनियादी रूप से उनके जीवन और सुरक्षा के अधिकार। हम आमतौर पर मानव अधिकारों की दलीलों को इस तरह सोचते हैं कि राज्य और उससे अधिकारों का दावा करने वाले व्यक्ति के बीच टकराव होता है। तो परिवार पुनर्मिलन में अदालत में दिए गए मानव अधिकारों के तर्क कई इजरायली नागरिकों के विवाह करने के संवैधानिक अधिकारों को छूते हैं, जो वास्तव में भावुक करने वाला और महत्वपूर्ण है। लेकिन कम से कम सार्वजनिक विमर्श में सुरक्षा के तर्क को आमतौर पर अपने आप में मानव अधिकारों के तर्क के रूप में नहीं देखा जाता। अब मुझे ये पूछना है कि क्या यही सही तरीका है? क्योंकि जीवन का अधिकार एक मानव अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार एक मानव अधिकार है, ये सबसे बुनियादी अधिकार है। तो आप मानव अधिकारों के टकराव को कैसे मापते हैं? आमतौर पर यह तय करना विधायिका का काम होता है, हालांकि व्यवहार में यहाँ शायद अदालत ही इसका फैसला करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ये पक्ष ले रहे हैं कि परिवार के सदस्यों को निवास का दर्जा खो देना चाहिए या कभी नहीं मिलना चाहिए, उन्हें भी कम से कम अपने तर्कों को मानवाधिकारों के संदर्भ में रखना चाहिए। अब हम नवंबर में शीर हजाज कानून के बारे में और सुनेंगे, तो मैं आपको सोचने के लिए ये बात छोड़ती हूँ और एक सकारात्मक नोट पर समाप्त करती हूँ। तो जब मैं इस हफ्ते व्यक्तिगत और सामूहिक के बारे में इन विचारों में उलझी हुई थी, तब मैंने टाइम्स ऑफ इजराइल में डेविड हॉरोविट्ज का एक संपादकीय देखा, जिसमें उन्होंने इजराइल के भविष्य के लिए चिंताजनक आंकड़ों की ओर इशारा किया। उच्च आय वाले डॉक्टरों, इंजीनियरों और टेक वर्कर्स के बीच देश छोड़ने की घटनाओं में दर्ज की गई बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। हरेदी समुदाय का एकीकरण एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन ये एक मुश्किल प्राथमिकता है। और उस कॉलम का निष्कर्ष ये था कि आने वाले चुनाव समाज के पतन के दुष्चक्र को रोकने का आखिरी मौका है। तो मेरा जवाब सच में, भले ही उन्होंने पूछा नहीं, हाँ भी है और नहीं भी। हाँ, इजराइल के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन नहीं, इजराइल वास्तव में पतन के कगार पर नहीं है, भले ही आने वाले साल कठिन हो। इजराइल में भी सामूहिक पहचान, वाचा और गहरी ऐतिहासिक निरंतरता की मजबूत भावना है। इस देश की मजबूती केवल आर्थिक सूचकांकों से नहीं आती, यह एक साझा सामूहिक भाग्य की भावना से आती है। और इसी बात पर इस वसंत में प्रकाशित एक सोहार सर्वेक्षण में पाया गया कि 48% इजरायली 7 अक्टूबर के बाद से अपनी यहूदी पहचान से जुड़ाव और मजबूत होने की रिपोर्ट करते हैं, जबकि केवल 12% ने अपनी पहचान से जुड़ाव कमजोर होने की रिपोर्ट की। 65% ने कहा कि राज्य और भूमि से उनका जुड़ाव विशेष रूप से और मजबूत हुआ है। और इसका मतलब ये है कि भले ही कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं, और ये एक त्रासदी है, यहाँ हजारों और लोग होंगे जो यहीं रहेंगे और जो यहाँ आकर अपनी जिंदगी बनाएंगे, यहूदी कहानी का हिस्सा बनकर। इजराइल इसलिए टिकता है क्योंकि उसके लोग ये समझते हैं कि वे एक ऐसे समूह का हिस्सा हैं जिसकी रक्षा करना जरूरी है, और भले ही ये समूह उतनी तेजी से ना बढ़े जितना हम चाहें, या उतना समृद्ध न हो जितना हम चाहें, या कभी कभी और भी बटा हुआ हो, ये यही है। चुनाव बहुत मायने रखते हैं, लेकिन सबसे कठिन समय में भी हम बने रहते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, इजराइल के सामने ये तय करने की बड़ी चुनौती है कि वो अपनी सीमाओं का प्रबंधन कैसे करना चाहता है और प्रभावी कार्रवाई में दांव पर लगे मूल्यों को कैसे तौलना चाहता है। लेकिन याद रखिए, ये सब फ्योता के जिक्र से शुरू हुआ था, और मेरी सलाह स्पेन को यही है कि वो इस तरह की गंभीर चर्चाओं पर ज्यादा समय बिताए और बेसिर पैर की साजिशी थ्योरियों पर कम। लेकिन अगर वे कुछ लोग जिन्होंने मुसाद को दोषी ठहराया, उन्हें अब भी ये आसान लगता है, मैं तो यही सुझाव दूंगी कि कुछ डॉल्फिन से जानकारी निकालने की कोशिश करें। उन्हें चुप रहने की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन मैं किसी की कल्पना के रास्ते में नहीं आना चाहूंगी। वाया कॉन डियोस, मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी।